प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे भारत में बने तेजस के बारे में। भारत ने अपने तेजस MK1A कॉम्बैट फाइटर जेट का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तेजस MK1A ने मार्च में अपनी पहली उड़ान में नई सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन AES से रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, आंतरिक संरचना और बाहरी मोड लाइन में बदलाव के साथ उड़ान भरी है। तेजस के परीक्षण ने इसे हवाई वर्चस्व और वैश्विक बिक्री के मामले में पाकिस्तान के JF-17 के मुकाबले खड़ा कर दिया है। दोनों लड़ाकू विमान समान सैन्य अभियानों और आवश्यकताओं के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में दोनों विश्व बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे। दोनों विमान आमने सामने नहीं हैं, लेकिन दोनों में मुकाबला चल रहा है। दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विश्व में एक जोर आजमाइश जरूर है। एशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत का तेजस जेट आकार और वजन के हिसाब से हल्के लड़ाकू जेट की श्रेणी में है। भारतीय वायुसेना 2016 से $5.9 अरब के बजट के साथ तेजस MK1A के मॉडर्न वर्जन पर काम कर रही है। तेजस MK2 को अब दूसरी पीढ़ी संस्करण के रूप में योजनाबद्ध किया जा रहा है, जिसमें MK1A और MK1A में कई सुधार किए गए हैं। तेजस ने पहली बार 2016 में उड़ान भरी थी। ये स्वदेशी सैन्य विमान बनाने के भारत के 4 दशक पुराने अभियान का हिस्सा है। MK1A यूनिट की लागत 37.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। भारत का तेजस MK1A का मुकाबला पाकिस्तान और चीन के बनाए JF-17 से माना जा रहा है। दोनों को ही वायुसेनाओं के लिए कम लागत वाले लड़ाकू विमान के रूप में डिज़ाइन किया गया है। दोनों लागत, तकनीक, क्षमताओं और निर्यात क्षमता में एक दूसरे के करीब भी हैं। इंडिया एरोस्पेस एंड डिफेंस बुलेटिन ने नवंबर 2023 में कहा था कि तेजस की परिकल्पना भारतीय वायुसेना के MiG-21 के रिप्लेसमेंट के रूप में की गई थी और ये आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन जाएगा। पाकिस्तान के JF-17 ने पहली बार 2003 में उड़ान भरी थी। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स के साझा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। शुरुआत में JF-17 एयरफ्रेम चीन में ही बनाए गए थे, लेकिन अब 58% विमान पाकिस्तान और 42% चीन में बन रहे हैं। JF-17 की कीमत 15 से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह अपेक्षाकृत कम कीमत इसे विकासशील विश्व वायुसेनाओं के लिए व्यवहार्य बनाती है। इसे F-22, F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि हल्के सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत के तेजस और पाकिस्तान के JF-17 को कम लागत वाले लड़ाकू विमानों की समान आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया गया था, इसलिए उनकी तकनीकी विशेषताएं एक जैसी हैं। भारत रक्षा अनुसंधान विंग ने जुलाई 2023 में बताया था कि तेजस MK1A एयरफ्रेम में इजरायली ELTA ELM 2052 सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए AESA रडार होंगे। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का कहना है कि तेजस में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और दृष्टि, हैंड्स ऑन थ्रॉटल और स्टिक कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स सूट के साथ ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और GPS जैसी प्रणालियाँ भी हैं। सभी तेजस वेरिएंट में 30 मिलीमीटर रूसी GSH-30 एक गन होगी, जिसे उपयोग करने और बनाए रखने में भारतीय वायुसेना के पास व्यापक अनुभव है। ये हम बात करें भारत की नई बैलिस्टिक मिसाइल के। भारतीय सेना के रणनीतिक फोर्स कमांड ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रात के समय सफल परीक्षण किया है। इस दौरान ओडिशा तट पर DRDO के भी अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण सफल रहा। रास्ते में कई जहाज़ों ने इसकी निगरानी भी की। परमाणु बम गिराने में सक्षम ये मिसाइल भारत के सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है। इसे अग्नि सीरीज की पुरानी पड़ चुकी अन्य मिसाइलों को हटाने के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था, जो एक साथ कई परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। भारत की इन मिसाइलों की टेस्टिंग को देखते हुए चीन ने अपने कई जासूसी जहाज हिंद महासागर में तैनात किए हैं। आइए जानते हैं कि अग्नि प्राइम क्यों खास है, पाकिस्तान किलर मिसाइल क्यों कहा जाता है। अग्नि प्राइम मिसाइल के अंदर एक ऐसी नई तकनीक लगाई गई है जो ज़्यादा सटीकता से हमला करने में सक्षम है। यही नहीं, इससे इसे एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना भी आसान नहीं है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी परमाणु तबाही मचाने की क्षमता रखती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अग्नि पी मिसाइल को पृथ्वी अग्नि 1 और अग्नि 2 परमाणु मिसाइलों से रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि यह किसी भी मिसाइल को रिप्लेस नहीं करने जा रही है। ये अग्नि मिसाइलों की श्रेणी में शामिल है, जिसमें आधुनिक फीचर को शामिल किया गया है। ये मिसाइल बहुत तेज़ी से अपना रास्ता बदलने में सक्षम है और इसकी सटीकता को बढ़ाया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस अग्नि पी मिसाइल में उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसका लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों में इस्तेमाल किया गया है। इसमें लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम लगे हैं। ये कनस्तर सिस्टम के जरिए दागी जा सकती है, जिसमें इसे कहीं भी आसानी से रेल और रोड के जरिए ले जाया जा सकता है। यह मिसाइल 2 स्टेज वाली है, सॉलिड फ्यूल से चलती है। एक सूत्र
ने द प्रिंट से कहा कि अग्निपी मिसाइल अगर जरूरत पड़े तो दागे जाने के बाद एक जगह पर रास्ता भी बदल सकती है। इसकी वजह से मार गिरना आसान नहीं है। ये क्षमता आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों में नहीं होती है। परमाणु हथियारों के विशेषज्ञ विपिन नारंग का कहना है कि इस मिसाइल को खासतौर पर दुश्मन के परमाणु हथियारों को परमाणु हमले से तबाह करने के लिए बनाया गया है। ये काउंटर फोर्स डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। बता दें कि भारत ने जो फर्स्ट यूज़ की नीति का पालन करता है। भारत ने यह भी कहा कि परमाणु हथियार प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। विशेषज्ञों का कहना है कि अग्निपी की रेंज 2000 किलोमीटर ही है, लेकिन ये चीन के कई इलाकों में तबाही मचाने की क्षमता रखती है। अगर इसे भारत किसी रणनीतिक स्थान से दागा जाता है तो ये पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी चीन में महा तबाही मचा सकती है। इससे भारत चीन के आर्थिक पावर हाउस कहे जाने वाले शहर चेंगडू, सिचुआन और हांगकांग तक भी हमला कर सकता है। यही वजह है कि चीन ने अपने जासूसी जहाज़ों को हिंद महासागर में तैनात कर रखा है, ताकि भारतीय मिसाइल की जासूसी की जा सके, उसकी ताकत को जाना जा सके। अब हम पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टेस के बारे में बात करें। कनाडा में गिरफ्तार की गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टेस हिना सानी के बारे में नया खुलासा हुआ है। पहले दावा किया गया था कि हिना सानी जब टोरंटो एयरपोर्ट पर पकड़ी गई तो उनके पास से कई अवैध पासपोर्ट बरामद किए गए थे जो उनके नहीं थे। बाद की रिपोर्ट में सामने आया था कि उनके पास से ड्रग भी बरामद किया गया है, लेकिन अब कनाडा की मीडिया रिपोर्ट में इसके बारे में जो बताया गया है वो और भी हैरान करने वाला है। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिना सानी के पास से एजेंसियों को कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA के 2 बंदरगाह स्टाम्प बरामद किए गए थे। कनाडाई न्यूज़ आउटलेट नेशनल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा अधिकारी उस देश में प्रवेश या निकास की तारीख और स्थान को चिन्हित करने के लिए रबर से बने बंदरगाह स्टाम्प का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि 28 मार्च 2024 को टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट अटेंडेंट को जांच के लिए भेजा गया तो उसके सूटकेस के भीतर जांच अधिकारी को 2 नकली CBSA पोस्ट स्टैंप मिले। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सानी के पास 2 नकली CBSA स्टैंप थे, न कि स्टैंप इम्प्रेशन। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट स्टाम्प ले जाना अवैध पासपोर्ट ले जाने से ज़्यादा गंभीर अपराध है। इसके चलते सानी पर तस्करी करने, जाली कागजात ले जाने और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तानी एयर होस्टेस हिना सानी के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले उसे कनाडा में ही तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया जा चुका है। हिना सानी ही नहीं, PIA की कई एयर होस्टेस विदेशों में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर चुकी हैं। इससे पहले फरवरी में PIA की एक और एयर होस्टेस कनाडा में होटल में कमरे से गायब हो गई थी। फ्लाइट पर न पहुंचने के बाद जब उसके कमरे में तलाशी ली गई तो वहाँ अधिकारियों को एक नोट मिला जिस पर थैंक यू PIA लिखा था। इस एयर होस्टेस की पहचान मरियम रज़ा के तौर पर की गई थी। 2022 में भी PIA की एक फ़्लाइट अटेंडेंट कनाडा पहुंचकर गायब हो गई थी। ये अब ईरान पर अटैक के बारे में बात करें। राज्य मीडिया ने गुरुवार को संदिग्ध सुन्नी मुस्लिम आतंकवादियों ने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मुख्यालय पर हमलों में कम से कम 11 ईरानी सुरक्षा बल के सदस्यों की हत्या कर दी और 16 लोगों की मौत हो गई। सरकारी टीवी ने कहा कि जैश अल अदल समूह और सुरक्षा बलों के बीच रात भर झड़पें चाबार और रक्स शहरों में हुई। उप आंतरिक मंत्री माजिद रिमादी ने सरकारी टीवी को बताया कि आतंकवादी चाबार और रास्क में गार्ड मुख्यालय पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होने में विफल रहे। मुस्लिम आबादी जैश अल अदल का कहना है कि वह शिया बहुल ईरान में जातीय अल्पसंख्यक बलूचियों के लिए अधिक अधिकार और बेहतर रहने की स्थिति चाहता है। इसने सिस्तान बलूचिस्तान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हाल के वर्षों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा क्षेत्र लंबे समय से ईरानी सुरक्षा बलों और सुन्नी आतंकवादियों के साथ साथ मादक पदार्थों के तस्करों के बीच अक्सर झड़पों का स्थल रहा है। अफगानिस्तान से पश्चिम और अन्य जगहों पर तस्करी किए जाने वाले नशीले पदार्थों के लिए ईरान एक प्रमुख पारागमन मार्ग है। दिसंबर में आतंकवादी समूह ने रस्क शहर में पुलिस स्टेशन में हमला किया जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए। जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी समूह के 2 ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके बाद इस्लामाबाद की ओर से त्वरित सैन्य जारवाई कार्रवाई में उन लोगों को निशाना बनाया गया जिनके बारे में कहा गया था कि वे ईरान में अलगाववादी आतंकवादी थे। आइए हम रशिया के बारे में बात करें। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार अमेरिका के 2 वरिष्ठ ट्रेजरी अधिकारी नई दिल्ली से रूस के मुनाफे को सीमित करने के साथ साथ स्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तेल मूल्य सीमा के कार्यान्वयन को बनाए रखने का आग्रह करने के लिए भारत में है। आतंकवादी वित्त पोषण के लिए कार्यवाहक सहायक सचिव अन्ना मॉरिस और आर्थिक नीति के लिए PDO के सहायक सचिव एरिक वॉन नोस्टेड न्यू दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। ट्रेजरी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समकक्षों के साथ बैठक के लिए 2 से 5 अप्रैल तक मुंबई और में प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सहयोग और आतंकवाद के वित्त पोषण, अन्य अवैध वित्त मुद्दों और मूल्य सीमा के नियंत्रण कार्यान्वयन पर सहयोग शामिल है, जो रूस को अपने अवैध आक्रमण को वित्त पोषित करने के लिए प्राप्त होने वाले मुनाफे को और सीमित करने का प्रयास करता है। स्थित
स्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देना। इसमें कहा गया कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद G7 देशों, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से एक मूल्य सीमा लागू की है। यह सीमा $60 प्रति बैरल या उससे अधिक कीमत पर रूसी तेल का परिवहन करने वाले टैंकरों के लिए बीमा, फ्लैगिंग और परिवहन से पश्चिमी समुद्री सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। 2023 में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा था। भारत के रूस के साथ मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंध है। उसने यूक्रेन के साथ युद्ध पर मॉस्को की आलोचना करने से परहेज किया। मॉरिस और नॉर्स्टेड मूल्य सीमा पर टिप्पणी देंगे। गुरुवार को नई दिल्ली में अतन स्पेन सेंटर द्वारा आयोजित प्रस्तुति में भाग लेंगे। जैसा कि मॉरिशस और नॉर्स्टेड ने पिछले महीने एक ब्लॉग पोस्ट में उल्लेखित किया था, मूल्य सीमा का दूसरा चरण अपने दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रखता है। रूस के तेल मुनाफे को सीमित करना जबकि ऊर्जा बाजार स्थिरता का समर्थन करना बयान में कहा गया है। दूसरा चरण शुरू होने के बाद जिस कीमत पर रूस अपना तेल बेचता है उसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह बदलाव इस अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में कमी के प्रभाव को दर्शाता है, लेकिन अन्य वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में रूस को मिलने वाली छूट में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऊर्जा बाजार सहभागियों, विश्लेषकों, यहाँ तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अपने तेल जार ने रूसी तेल पर बढ़ती छूट को गठबंधन की बढ़ी हुई प्रवर्तन गतिविधियों से जोड़ा है, जो मूल्य सीमा के दूसरे चरण में परिलक्षित होती है। स्पष्ट सबूत यह है कि दूसरा चरण काम कर रहा है। बयान में कहा गया है, मूल्य सीमा वैश्विक उपभोक्ताओं और व्यवसायों को ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति बनाए रखने में मदद कर रही है और भारत जैसे प्रमुख आयातकों को अधिक सौदेबाजी करने के लिए अधिक लाभ प्रदान कर रही है। साथ ही मूल्य सीमा प्रमुख प्रतिबंध प्रवर्तन उपायों के साथ उस तेल को बेचने से पुतिन के मुनाफे को कम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।